मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी जर्नी पर चलने के लिए जहां हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा ट्वीट जात के नाम पर बांटेंगे और मिलके मलाई चाटेंगे। हाँ, बंटवारा है तो पुराना मॉडल काम कर सकता है। या इंस्टाग्राम की रील ऐसे नहीं होता मित्रों। चुनावी मैदान को पूरी तरह से पलट सकता है। कल्पना कीजिए 2014 का वो दौर जब एक चाय पर चर्चा वाला कैंपेन बीजेपी ने देश भर में 300 लोकसभा क्षेत्रों में चाय चौपाल लगाने की ठान ली। कई और एक नेता को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। अमेरिका में 2016 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर को सबसे बड़ा हथियार बनाया। उनके एक ट्वीट यू आर फायर्ड ने लाखों वोटरों को हिला दिया और वो व्हाइट हाउस तक पहुंच गए। अब आज के समय में नेता मंच पर भाषण देने से ज्यादा अपने फोन पर ट्वीट करके लाखों वोटरों को दिल जीत रहे हैं। और ये पोस्टरों पे लिख रहा है ना, फिर एक बार बीजेपी सरकार, तो ये गलत है, इसको कर देना चाहिए हर बार बीजेपी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आजकल अब चुनावी रैलियां कम, डिजिटल वार ज्यादा हो रही है। एक ट्वीट से लाखों लोग जुड़ जाते हैं, एक व्हाट्सएप मैसेज से गांव-गांव अपनी बात पहुंचाई जाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ अच्छा है या इसमें खतरे भी छिपे हैं? अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया और भारतीय चुनाव डिजिटल युग की रणनीति पर, ठीक है? और बीच बीच में झांकेंगे अमेरिका के चुनाव में भी, क्योंकि वहाँ की स्ट्रेटेजी बहुत कुछ सिखा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। Since the 2016 election, we've seen how social media has degraded our political. These social media platforms are picking the next president, the next congressman. They're पूरा इलेक्शन सेट होता है सोशल मीडिया पे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सोशल मीडिया कैसे भारतीय राजनीति को सबसे बड़ा हथियार बन गया है। दोस्तों 2014 से पहले चुनावी प्रचार मतलब पोस्टर रैलियां या घर घर जाके वोट मांगना था। लेकिन अब युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। अब तो ट्विटर जो है, अब एक्स है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म सब कुछ बदल दिया है। क्यों? क्योंकि भारत में 80 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं और ज़्यादातर युवा हैं जो फ़ोन पर ही न्यूज़ पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। अब ये सब जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये जानती है कि अगर वोटों तक पहुंचना है तो डिजिटल रोड से जाना पड़ेगा। अमेरिका में भी यही हाल है। अब वहाँ 2020 के चुनाव में 70% से ज़्यादा वोटर ने सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन ली, लेकिन भारत में और तेज़ी से फैलता है। क्यों? क्योंकि भारत के पास सस्ते डेटा पैक्स हैं। अब क्या आपने कभी सोचा है कि अब वोटरों को समझने के लिए घर घर जाना नहीं पड़ता है, बस एक क्लिक और आपका मैसेज लाखों तक पहुंच जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे ये प्लेटफॉर्म काम कर रही है और बीच बीच में अमेरिका की मिस्टेक और सक्सेस क्या रहा, क्या मिस्टेक हुआ, वो भी जोड़ते हैं ताकि दोनों के बीच कंपेयर हो सके, ठीक है? अब सबसे पहले बात करते हैं ट्विटर की, ठीक है? ये प्लेटफॉर्म रियल टाइम कन्वर्सेशन के लिए फेमस है। अब यहाँ नेता पोस्ट करके डायरेक्ट वोटरों के साथ जुड़ सकते हैं। ये सब देख रहे हो, जितने भी हैशटैग हैं ये सब ट्रेंड करवा सकते हैं। अब 2014 के चुनाव में भी बीजेपी ने इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाया। अब नरेंद्र मोदी जी तब सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले पॉलिटिशियन थे। उनके ट्वीट जैसे अच्छे दिन आने वाले हैं। भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। आने वाले हैं। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। अब उस टाइम बीजेपी की आईटी सेल ने हजारों वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जो दिन रात ट्वीट करते थे, ओपोजिशन को ट्रोल करते रहते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में बीजेपी ने सोशल मीडिया पर 2 मिलियन से ज़्यादा पोस्ट किए, जो कांग्रेस से 10 गुना ज़्यादा थे। अब राहुल गांधी के ट्वीट उस टाइम कम थे और उनकी स्ट्रेटेजी ज़्यादा ट्रेडिशनल थी। लेकिन 2019 आते आते कांग्रेस ने सब कुछ सीखा। उन्होंने चौकीदार चोर जैसे कैंपेन, देश का चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, जो ट्विटर पर ट्रेंड हुआ। फिर भी बीजेपी आगे थी क्योंकि उनकी आईटी सेल ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी। अब बीजेपी ने नानो ऐप लॉन्च किया जहां वॉलंटियर्स को टास्क दिए जाते थे, जैसे लोकल इश्यूज पर ट्वीट करना। सबसे चौंकाने वाला बात जानते हैं?
2019 में बीजेपी की ट्वीट ने 1 मिलियन से ज़्यादा इंप्रेशन जनरेट किए। अब ये दिखता है कि ये ट्विटर से बातचीत करने के लिए नहीं है, ये पोस्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि चुनावी स्ट्रेटेजी का एकदम बहुत कोर है ये। अब सोचिए अमेरिका में 2016 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर को कैसे इस्तेमाल किया। ट्रंप ने रोज़ाना 10 से 15 ट्वीट किए जिनमें हिलरी क्लिंटन पर पर्सनल अटैक थे, जैसे क्रोकेड हिलरी। ये ट्वीट वायरल हो गए और ट्रंप के 88 मिलियन फॉलोअर्स ने उन्हें और बूस्ट दिया। एक स्टडी के अनुसार ट्रंप के ट्वीट ने रिपब्लिकन वोट को शेयर को प्रभावित किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, अब उस टाइम हिलरी क्लिंटन ने ज़्यादा क्यूरेटेड अप्रोच अपनाई। उनके ट्वीट प्रोफेशनल थे लेकिन उतने इंगेजिंग नहीं थे। नतीजा ट्रंप जीत गए। अब शुरू होती है 2020 की बातें, ठीक है, ट्रंप वर्सेस बाइडेन। अब 2020 में ट्रंप वर्सेस बाइडेन ने ट्विटर ने डिसइंफॉर्मेशन सेपरेट किया। Republican President Donald Trump has repeated claims that there had been electoral fraud. अब इसमें सोचने वाली बात ये लगती है कि एक ट्वीट से कैसे देश की पूरी पॉलिटिक्स को बदल सकता है। अब भारत और अमेरिका दोनों में ट्विटर ट्रोल वार का मैदान ये है। अच्छा, तो अब आते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म विजुअल के लिए है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म विजुअल के लिए है। फोटेज, स्टोरीज, यहाँ रील्स शेयर होती है। यहाँ का टारगेट ऑडियंस है 18 से 35 साल के वोटरों जो रील्स पर स्क्रॉल करते रहते हैं। अब राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ मीम, शॉर्ट वीडियो से कनेक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2019 में बीजेपी ने इंस्टाग्राम पर मोदी है तो मुमकिन है, ये कैंपेन चलाया जहां युवाओं को टारगेट करके डेवलपमेंट की स्टोरी शेयर की। अब कांग्रेस ने भी राहुल गांधी की ट्रोलिंग इमेजेस पोस्ट की, जैसे भारत जोड़ो यात्रा। अब ये जो टीन एजर्स हैं इन्हें टारगेट करने के लिए बीजेपी ने 2024 में रील्स पर विकास की कहानी सीरीज चलाई जहां लोकल लीडर्स की स्टोरी दिखाई। कांग्रेस ने युवाओं को न्याय पर रील्स बनाए जहां बेरोजगारी जैसे इश्यूज पर हाईलाइट उन्होंने किया। सर 10 लाख अप्लाई करने वाले लोग हैं, सीट है सर मात्र 175। और हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि 15 सेकंड की रील्स लाखों युवाओं को वोट देने के लिए कैसे मोटिवेट कर सकती है। ये जो रील्स है ये टीनेजर इतना मोटिवेट हो जाते हैं, इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि क्या बताऊं। ये लोगों का रिएक्शन आप देख सकते हैं। देश को चाहिए राहुल गांधी, क्योंकि आजकल युवा लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, रील्स देखते हैं। अब एक स्टडी कहती है कि 2024 के चुनाव में इंस्टाग्राम ने 50% युवा वोटर को इन्फ्लुएंस किया। अच्छा, तो अब देखते हैं अमेरिका की तरफ, ठीक है। 2020 के चुनाव में इंस्टाग्राम और फेसबुक ने युवाओं को वोटर्स को टारगेट किया। बाइडेन की टीम ने वोट जो रील्स बनाई जहां सेलिब्रिटीज जैसे बिलियनर्स ने सपोर्ट किया। अब ट्रम्प ने मीम्स यूज किए जैसे स्लीपी जो जो युवाओं में वायरल हुए। लेकिन एक बड़ा स्कैंडल था, ठीक है। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक डेटा को टारगेट एड्स चलाए जहां 2016 में ट्रम्प को फायदा पहुंचाया। अब 2020 में फेसबुक ने एड पर स्ट्रिक्ट रूल लगाए, आप ये देखिए। लेकिन रील्स ने बाइडेन को युवाओं को सपोर्ट दिलवाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम ने 2020 में डेमोक्रेटिक वोटर्स को ज़्यादा इंगेज किया। अब 2020 में टिकटॉक ने भी एंट्री की थी उस टाइम, जहां युवाओं ने ब्लैक लिवर मैटर जैसे हैशटैग से बाइडेन को बूस्ट दिया। तो भारत में तो टिकटॉक बैन है, इंस्टाग्राम अभी जगह है। तो इंस्टाग्राम में जो बड़े बड़े लीडर थे बीजेपी कांग्रेस, उन्होंने बड़े बड़े एड चलाए। अच्छा, तो अब चर्चा करते हैं व्हाट्सएप के बारे में, ठीक है। ये सबसे पावरफुल है क्योंकि ये प्राइवेट है और भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं। अब यहाँ ग्रुप्स बनाकर मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं। जैसे बीजेपी ने 2019 में लाखों व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जहाँ लोकल लीडर्स को कंटेंट भेजे जाते थे। आप ये देखिए, जैसे मोदी जी की स्पीच क्लिप, ऑपोजिशन की क्रिटिकल। एक रिपोर्ट के अनुसार 50,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जो गांव-गांव तक पहुँचे थे। अब कांग्रेस ने 2019 में शक्ति ऐप से कनेक्ट किया, लेकिन बीजेपी की तरह स्केल नहीं था। अब व्हाट्सएप की ताकत ये है कि जितने भी फेक न्यूज़ है वो सेपरेट कर सकता है। जैसे 2019 में कई फेक मैसेज वायरल हुए, आप ये देख सकते हैं। Of using WhatsApp, BJP's machine is, I mean, at one level admirable, at another level dangerous. It can spread fake news in the matter of minutes. The Modi era is polarizing India so sharply.
अब ये सब दिखता है कि व्हाट्सएप अब चुनावी प्रचार का हिस्सा नहीं है बल्कि एक साइलेंट किलर भी है। अब अमेरिका में व्हाट्सएप कम यूज़ होता है, लेकिन फेसबुक ग्रुप्स और सिग्नल जैसे ऐप्स ने 2020 में बहुत बड़ा रोल प्ले किए। ट्रम्प के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने फेसबुक ग्रुप में कानून थ्योरीज शेयर की जो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई। बाइडेन की टीम ने प्राइवेट ग्रुप्स जैसे वॉलंटियर्स को मोबिलाइज किया। अब भारत में व्हाट्सएप ग्रामीण इलाकों के लिए ये राजा है, जबकि अमेरिका में अर्बन नेटवर्किंग के लिए। लेकिन दोनों जगह प्राइवेट मैसेजेस फेक न्यूज़ का बड़ा सोर्स है ये। क्या आपने कभी सोचा है कि एक फॉरवर्ड मैसेज कैसे पूरे समुदाय, पूरे पॉलिटिशियन को बर्बाद कर सकता है? अब अमेरिका के 2016 के कैम्ब्रिज एनालिटिक स्कैंडल ने दिखाया कि डेटा से जो टारगेटेड मैसेजेस कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक उदाहरण की। ठीक है, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सोशल मीडिया को मुख्य हथियार बनाया। अब मोदी जी की ट्विटर पर 10 मिलियन फॉलोअर्स उस टाइम थे, जबकि कांग्रेस के पास मुश्किल से 1 मिलियन। अब बीजेपी ने चाय पे चर्चा कैंपेन चलाया जो लाइव स्ट्रीम से हज़ारों जगह पर पहुंचा। अब कांग्रेस ने ट्रेडिशनल तरीके अपने, लेकिन सोशल मीडिया पर वो कमज़ोर रहे। नतीजा, बीजेपी ने 282 सीट जीती। अब 2019 में बीजेपी और आक्रामक हुई। उन्होंने फेक न्यूज़ के ट्रोल में आर्मी का इस्तेमाल किया। आईटी सेल ने ऑपोजिशन को ट्रोल किया, जैसे राहुल गांधी पप्पू कहकर। अब उस टाइम कांग्रेस ने काउंटर किया नए स्कीम से, लेकिन सोशल मीडिया पर बीजेपी का डोमिनेशन था। उस टाइम कांग्रेस के ट्वीट्स बीजेपी से बहुत कम थे। उस टाइम बीजेपी का ट्रोल आर्मी और आईटी सेल का रोल बहुत बड़ा था। बीजेपी की आईटी सेल ट्रोल आर्मी कहा जाता था, जो हज़ारों अकाउंट को पोस्ट करती ही रहती थी चुनाव के टाइम में। अब 2019 में उन्होंने फेक वीडियोस सेपरेट किए, जैसे ऑपोजिशन के खिलाफ। फेक न्यूज़ ने चुनाव माहौल को पोलराइज किया, इसके जैसे पाकिस्तान कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। आप ये देखिए दोस्तों, कांग्रेस और पाकिस्तान का प्रेम आजकल नहीं है, काफी पुराना प्रेम है। सिर्फ बीच में इंदिरा जी थी जिन्होंने पाकिस्तान के दुख करे। इस टाइप की स्टोरीज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। अब उस टाइम कांग्रेस ने भी ट्रोल यूज किए, लेकिन स्केल छोटा था। अब इस बात से ये पता चलता है कि एक फेक मैसेजेस से कैसे लाखों वोटरों को ये प्रभावित कर सकता है। अच्छा, तो अब अमेरिका के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, 2016 में ट्रम्प की ट्रोल आर्मी ने ट्विटर पर मेगा हैशटैग चलाया, जहां हिलेरी पर अटैक थे। फेक न्यूज़ जैसे पिज्जा गेट थ्योरी वायरल हुई, जो वोटरों को पोलराइज कर गई। अब 2020 में ट्रम्प ने स्टॉप द स्टील कैंपेन चलाया, जो फेसबुक और ट्विटर पर सेपरेट हुआ। अब उस टाइम कैपिटल राइट तक पहुंच गया। बाइडेन ने फैक्ट चेकिंग पर फोकस किया। अब भारत में ट्रोल आर्मी आईटी सेल है। अमेरिका में ये रेडिट और 4chan जैसे प्लेटफॉर्म से आती है। अब इलेक्शन टाइम में इतने फेक न्यूज़ फैलाए जाते हैं। इस बात से पता चलता है कि दोनों जगह फेक न्यूज़ लोकतंत्र के लिए खतरा है। आजकल मालूम है, आजकल युवाओं को टारगेट करने में इंस्टाग्राम रील ये बहुत कमाल की काम करती है। पार्टियां रील्स पर मीम्स बनाती है, जैसे बीजेपी की अब की बार 400 पार। अब ये जो रील्स है ना, इंस्टाग्राम की जो रील्स, फेसबुक की रील्स, ये बहुत ही कमाल की काम करती है। युवाओं को टारगेटेड करके इंस्टाग्राम रील्स, पार्टियां रील्स पर मीम्स बनाती है, जैसे बीजेपी अब की बार 400 पार। रील्स पर युवाओं को जॉब्स और एजुकेशन जैसे वादे करते हैं। अब 2024 में रील्स ने रूरल जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के लोगों को भी इंगेज किया। अब बात करते हैं अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका के 2020 के चुनाव में टिकटॉक ने युवाओं को बाइडेन की तरफ झुकाया। हैशटैग वोट बाइडेन चैलेंज वायरल हुए, जहां यूजर्स को डांस करते हुए वोटिंग मैसेजेस शेयर किए जाते थे। अब उस टाइम ट्रम्प ने टिकटॉक पर कम फोकस किया, लेकिन इंस्टाग्राम पर युवाओं को सपोर्ट जैसे मीम्स बनाए। एक स्टोरी कहती है कि सोशल मीडिया ने 2020 में युवा वोट टर्नआउट को बढ़ाया, भारत और अमेरिका दोनों में। अब ये जो रील्स है ना, ये पॉलिटिशियन का बहुत बड़ा हथियार है। तो ये सारी बातों से ये पता चलता है कि इलेक्शन के टाइम में ये सोशल मीडिया कितना बड़ा रोल प्ले करता है। ये सारी बातों से यही सीख मिलती है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, कितना बड़ा ये रोल प्ले करता है सोशल मीडिया? इसके ऊपर आपका क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।